हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयाम करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माजिद खान। गाइस, हम बात कर रहे थे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जहां हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक सब कुछ पढ़ लिया है। हमने देख लिया था कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कितने सेल्स, कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, राइट, किस तरह से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, सब कुछ। और उसके बाद गाइस हमने ये भी पढ़ लिया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके बाद हमने पढ़ लिया था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है गाइस, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा था कि डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या हो रहा है, राइट। आज जो हमें बात करना है गाइस, वो करना है कि डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड में क्या डिफरेंस है, राइट, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। फिर गाइज हमें पढ़ना है कि सीड ओवरऑल क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं, और सीड और फ्रूट्स का एडवांटेज क्या क्या है फॉर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मगर आपको एक बात पता है, ये जितनी भी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली इस लेक्चर में, बेटा यही सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। पता है कब? एग्जैक्टली आप ये पढ़ चुके हो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th में, ठीक है। तो आज हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट, हम इसकी मेन बातें पढ़ेंगे और एक तरह से रिकॉल करवाऊंगा मैं आपको कि आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो ये आज की क्लास ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से हम क्वेश्चंस देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के रिस्पेक्ट में हमें इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जितने क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलते हैं मॉर्फोलॉजी वाले पोर्शन में, राइट। बट क्योंकि इंटर रिलेटेड है सब कुछ, तो यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट गाइस, जो कि है एम्ब्रियो के बारे में, राइट। तो देखो हमारे सामने दो एम्ब्रियो हैं गाइस। याद रखो एम्ब्रियो क्या है, पहले तो ये याद करो। अगर आपको याद आ रहा है जाइगोट, राइट, तो बेटा जाइगोट से माइटोसिस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना था वो स्ट्रक्चर क्या बन गया था? एम्ब्रायो बन गया था। यानी कि जाइगोट जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, फर्टिलाइजेशन के बाद बना था, इससे जो एम्ब्रियो बना है ये भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। यानी कि यहां पर ये भी स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पार्ट है, राइट, स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पार्ट है बेटा ये, राइट। अच्छा, अब याद रखो जब कभी भी हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो कहां बना? देखो अगर मैं बोलूं कि ये बल्कि मैं आपको अच्छे से बना के दिखाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये है ओव्यूल, देखना जरा ध्यान से, क्या है हमारे पास? ये ओव्यूल। ओव्यूल में ये रहा इंटीगुमेंट्स, ठीक है, ये रहा हाइलम, माइक्रोपाइल, और ये रहा हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। तो बेटा आपको याद ये रखना है कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर यहां कहीं पर एंडोस्पर्म है, राइट, यहां कहीं पर एंडोस्पर्म है, और यहां पर है हमारा जाइगोट जो एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड पर हो रहा है। कहां हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कि ये एरिया जो है ये माइक्रोपाइल के आसपास, ठीक। अब होता यह है कि जब डेवलपमेंट होता है गाइस, तो हमने देखा कि सेल डिवीजन होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो बनते हैं। पहले जो है वो दो सेल्स बनते हैं, बेसल सेल्स, एपिकल सेल्स, फिर वो फर्दर डिवाइड होते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं ऑक्टेट स्टेज, फिर गोल एम्ब्रियो बनाते हैं ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाते हैं, राइट, उसके बाद बनाते हैं टॉर्पिडो शेप एम्ब्रियो, ठीक। अब गाइस हो ये रहा है कि एम्ब्रियो इवेंचुअली नजर कैसा आ रहा है ये समझना। ये वाला एम्ब्रियो है बेटा मोनोकॉट एम्ब्रियो, और ये वाला एम्ब्रियो जो आप देख रहे हो ये है डाइकॉट एम्ब्रियो। अब आप पूछोगे सर आपने कैसे पहचाना? बेटा मैंने इसलिए पहचाना क्योंकि डाइकॉट एम्ब्रियो में डाई का मतलब होता है दो, और कॉट का मतलब होता है कॉटिलेडन। यहां पर दो कॉटिलेडन्स पाए जा रहे हैं। कॉटिलेडन्स क्या है? कॉटिलेडन एक फूड स्टोर्ड स्ट्रक्चर है। होता यह है कि जब एम्ब्रियो सेल मतलब जाइगोट का सेल जब डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनाता है, तो उसी एम्ब्रियो से दो चीजें बनाता है बेटा, ध्यान रखना, दो चीजें बनाता है उसी एम्ब्रियो से। एक बनाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस,
और दूसरी चीज बनाता है ये कॉटिलेडन। देखो मैं आपको बताता हूं एक बात, है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो मान लेना, ध्यान से मेरी बात सुनो, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर यहां पर अटैच्ड है हमारा कॉटिलेडन, ये रहा एक कॉटिलेडन, ये रहा दो कॉटिलेडन। तो ये जो दोनों ही चीजें आप देख रहे हो, कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये काहे से बने हैं? ये बने हैं इसी जाइगोट से, इसी एम्ब्रियो से। ठीक, अब गाइस इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखोगे तो ये रहा वो पॉइंट जहां पर कॉटिलेडन अटैच्ड है, ये सी कॉटिलेडन है, ये सी कॉटिलेडन है, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, जिसको कभी कभी हम टिजिलम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? टिजिलम भी बोल देते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी बोल देते हैं। अब एक बात समझना, जहां ये कॉटिलेडन अटैच्ड है, ध्यान से मेरी बात सुनो, जहां ये कॉटिलेडन अटैच्ड है गाइस, इसके ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है इपिकोटाइल, ईपीआई, इपिकोटाइल, है ना, कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट इपिकोटाइल। और इसके नीचे जो कुछ भी है वो सारा का सारा पार्ट बेटा कहलाता है हाइपोकोटाइल, ठीक है, इपिकोटाइल और हाइपो, इपी का मतलब अप, हाइपो का मतलब नीचे, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से देखो, इसके बाद आप देखोगे कि इपिकोटाइल में यहां ऊपर वाला जो पार्ट है, जो मैंने अभी हल्का सा आपको ग्रीन करके दिखा दिया है, ये पार्ट बेटा ये कहलाता है प्लूम्यूल। क्या कहलाता है? ये प्लूम्यूल कहलाता है, ठीक। जबकि ये हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल में ये जो रीजन होता है गाइस, ये वाला रीजन ये कहलाता है रेडिकल, ठीक है। और रेडिकल के ऊपर यहां कहीं पर होती है रूट कैप। ये क्या होती है? ये होती है बेटा रूट कैप, है ना। तो गाइस आपको एक बात समझ में आई कि जितने भी नाम मैं लिख रहा हूं, कॉटिलेडन्स और ये सब के सब एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो का पार्ट है, राइट। और एम्ब्रियो के में दो चीजें हैं, कॉटिलेडन है और एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या है? इसमें जो है प्लूम्यूल है, इपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है और रेडिकल है, रूट कैप है, ठीक है ना बेटा। ये बातें आपको लिखना पड़ेंगी। इस वीडियो को रोको और ये बात लिख लो, चाहे तो एक बार और मेरी बात सुनो, 20 सेकंड रिवाइंड करके, ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। अब गाइस थोड़ा सा हम आगे आते हैं, ठीक। अब देखो जरा, अगर आप देखोगे तो ये है मोनोकॉट और ये है डाइकॉट सीट। तो डाइकॉट सीट अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे कॉटिलेडन्स हैं। और मैं आपको बता दूं, कॉटिलेडन्स में जो है ना, ये फूड स्टोर होता है। जैसे आपने कोई चना खाया होगा, आपने दालें खाई हैं, आपने मूंगफली खाई है, इन सारे स्ट्रक्चर्स में बेटा जो खा रहे हो ना आप, जो वो पार्ट जिसमें हम प्रोटीन्स देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, वो सब कॉटिलेडन्स हैं। तो प्लांट ने ये प्रोटीन्स आपके लिए नहीं बनाए, उसने बनाए हैं अपने एम्ब्रियो के लिए, ठीक है ना। आप तो प्रेडेटर हो, राइट, आप उनके ऑफस्प्रिंग्स को खा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गए कॉटिलेडन्स, ठीक। अब कॉटिलेडन में आप देखो, ये दोनों पार्ट यहां से यहां तक कॉटिलेडन। इसके बाद ये वाला जो पार्ट देख रहे हो गाइस, ये वाला पार्ट, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें प्लूम्यूल नजर आ रहा है, हाइपोकोटाइल नजर आ रहा है, रेडिकल नजर आ रहा है और रूट कैप नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी के सारी चीजें आपको साफ साफ नजर आ रही हैं डाइकॉट एम्ब्रियो में। अब जरा मोनोकॉट एम्ब्रियो देखो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में बेटा एक खास बात है। मोनोकॉट का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक कॉटिलेडन है, एक कॉटिलेडन है और एक कॉटिलेडन है जिसके अंदर खाना कम है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, राइट। दिस इज द सिंगल कॉटिलेडन, दिस इज द सिंगल कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट, राइट। यही होता है सिंगल कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्यूटेलम बेटा, है ना। ऐसा लगता है कि यहां कोई सिपाही खड़ा है ढाल लेकर ऐसे करके, राइट। तो यहां पर बेटा याद रखिएगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ठीक है ना। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको दो तीन चीजें एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं बेटा। आपको यहां पर जो नजर आ रहा है वो कॉलियोप्टाइल नजर आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। रेडिकल तो आप जानते हो, रूट कैप आप जानते हो, यहां आपको नजर आ रहा है एक्स्ट्रा कोरियोराइजा,
ठीक है। अब गाइस जरा समझना, अगर मैं बोलूं कि ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो इसको हम बोलेंगे टिजिलम। क्या बोलेंगे? टिजिलम बोलेंगे, ठीक है। टिजिलम में होता ये है कि यहां पर शूट अपेक्स है, शूट अपेक्स को आप लोग बोल सकते हो प्लिम्यूल, राइट, ये प्लिम्यूल है। मगर प्लिम्यूल के ऊपर एक फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? एक फॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है बेटा, राइट, जो कि इस प्लिम्यूल का प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एक हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो शूट अपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे कवर करता है जैसे पेन के ऊपर हम कवर चढ़ा देते हैं ना, वैसे। तो बेटा उस चीज को हम लोग बोल देते हैं कॉलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं? शाबाश, कॉलियोप्टाइल बोलते हैं। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो इपिकोटाइल हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया, और यहां पे आ गया रेडिकल, ठीक है। रेडिकल के नीचे आ गई ये वाला पार्ट रूट कैप। तो ये तो जानते हो आपकी रूट होती है, रूट कैप होता है ना। मगर इस रूट कैप के नीचे भी एक और पार्ट है कोलियोराइजा। जरा देखना, ये था कोलियोप्टाइल, ये है कोलियोराइजा। कोलियो का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कहना चाह रहे हैं कैप, है ना। तो ये था शूट का कैप, शूट अपेक्स का कैप कोलियोप्टाइल, और ये है रूट का कैप, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोलियोराइजा। बेटा वर्ड याद रखो, राइजा का मतलब होता ही रूट है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक तरह की शीट है, कवरिंग है, फॉलिकुलर नहीं है बट होमोजेनस सेल्स की बनी हुई एक शीट यानी कि कवरिंग है, एक शीट है, एक कवरिंग है जो कि रूट को प्रोटेक्ट कर रही है। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो में। ध्यान से मेरी बात सुनो, लिखते रहो एक एक बात को। क्या क्या डिफरेंस है भाई? डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट एम्ब्रियो में 1 कॉटिलिडन जिसका नाम है स्क्यूटेलम। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसे बोलते हैं टिजिलम, मगर इस टिजिलम के ऊपर मोनोकॉट्स में कॉलियोप्टाइल होता है और नीचे की तरफ कोलियोराइजा होता है। डाइकॉट में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो आप याद रख सकते हो, नॉट मच इंपॉर्टेंट, वो है ये एपीब्लास्ट। एक्चुअली जीन्स तो 2 कॉटिलिडन के हैं मगर वो डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो वो कॉटिलिडन जो डेवलप नहीं हो पाया बेटा वो कहलाता है एपीब्लास्ट, ठीक। अब गाइस एक चीज ध्यान से देखना, आपको यहां पर येलो और यहां पर डार्क ग्रीन कलर नजर आ रहा है ना। हमने जितनी भी चीजें बताई सब येलो कलर पे बताई। डार्क ग्रीन कलर की चीजें क्या है? ये एक्चुअली ये है इसका एंडोस्पर्म। तो अब आपको याद ये रखना है कि हम जब अगर सीड की बात करते हैं तो सीड के फॉर्म में, इसी एम्ब्रियो को अगर हम सीड के फॉर्म में बात करें तो ये जो बाकी बचा हुआ ग्रीन पार्ट है ना बेटा, ये सारा का सारा है एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। और यहां पर आपको कोई एंडोस्पर्म नजर नहीं आ रहा। तो गाइज ये बात आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको लिख लो। अब इस बात को थोड़ा सा और समझेंगे कि ये एंडोस्पर्म क्या होता है, कैसे होता है। पहले आप बात करो सीड की। सीड क्या चीज है बेटा? सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्रूट के अंदर होता है, राइट, और इस सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, ठीक है। तो गाइज याद रखो, जो सीड है इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। काहे से बना है सीड बेटा? ये बना है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है? सीड बनाता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं बोलूं कि ये ओव्यूल है तो प्लीज मान लेना, ठीक है। इस ओव्यूल में ये रहा आपका इंटीग्यूमेंट, ये रहा इंटीग्यूमेंट, ठीक है, ये रहा एम्ब्रियो सैक। तो बेटा यही ओव्यूल का, ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक। अब आप देख रहे हो कि ओव्यूल के अंदर जो है ये इंटीग्यूमेंट्स होते हैं बेटा, ये ऐसे इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। तो यहां पर सीड में भी आपको यहां पर इस तरह से इंटीग्यूमेंट नजर आएंगे, ठीक है। बस फर्क यह है कि आउटर इंटीग्यूमेंट को हम बोल देते हैं टेस्टा और इनर इंटीग्यूमेंट को हम लोग बोल देते हैं टेगमेन। दोनों को मिला लो, हम कहेंगे ये हो गया सीड कोट। क्या हो गया? ये हो गया गाइस सीड कोट, ठीक है। और
इनके अंदर ये रही एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक, और इसी के पास ये रहा पहला कॉटिलिडन और ये रहा दूसरा कॉटिलिडन, ठीक है। ये जगह थी माइक्रोपाइल, है ना, ये जगह थी माइक्रोपाइल, है ना। यहां पर अगर आप देखोगे तो माइक्रोपाइल आपको कुछ इस जगह पे नजर आएगी, ठीक है। तो ये रही माइक्रोपाइल, ठीक है, ये वही वाला पार्ट है, बस ये के डायग्राम ये उल्टा कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। तो ये रही माइक्रोपाइल और बाकी वो सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो बेटा आपको ये चीज याद रखना है यहां पर कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बना है, इसके बाद यहां पर इनसाइड द फ्रूट प्रेजेंट होता है ऐसे। तो बेटा यहां जो आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, यहां जो आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये है फ्रूट, राइट, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है सीड, ठीक। ये बात ध्यान रखो पाओगे, है ना। इसको और अच्छे से दिखा देता हूं, इसको बड़ा कर देता हूं, है ना, समझो। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये है फ्रूट, है ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये है फ्रूट, ठीक है। और अंदर जो पार्ट आप देख रहे हो बेटा, ये अंदर वाला पार्ट ये है सीड, ठीक है ना। अब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब गाइस जैसा मैंने आपको बताया, वहां पे डायग्राम समझाया, वही बातें यहां पर भी लिखी हुई हैं कि सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, राइट, सीड कोट, कॉटिलिडन और एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक। अब आप बोलोगे कि भाई सर तीन चीजें हैं, यहां पर सीड कोट है, ठीक है, प्लस यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस है और यहां पर जो है कॉटिलिडन है, ठीक है। आप बोलोगे सर इन तीनों में से नए जनरेशन के कौन से हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से स्ट्रक्चर बने हैं जिनके अंदर नए जीन रिकॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होंगे, तो बेटा वो ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन, ठीक है ना, ये है नहीं। जबकि सीड कोट कैसे बने हैं, ये तो बने हैं गाइस इंटीग्यूमेंट से, तो इनके अंदर मदर वाली जीन होगी, है ना, मदर बोल तो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर वाली जीन होगी, राइट, और यहां पे ये हो, यहां पर वेरिएशन होगा, यानी कि दोनों की जीन्स यहां पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। अच्छा गाइस अब एक और बात देखते हैं, ये जो आप सीड देख रहे हो, ठीक है, ये काहे से बनी है, देखो जरा, ओवरी, ठीक है, ओवरी से बन गया फ्रूट और अंदर वाले ओव्यूल्स, ओव्यूल से बन गया सीड, ठीक है। अब एक बात समझना गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ध्यान से देखें तो एम्ब्रियोनल एक्सिस कहां होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए ऐसे, है ना, और उसके साथ लगे हुए होना चाहिए कॉटिलिडन्स कुछ ऐसे। तो बेटा ये कॉटिलिडन्स दो भी हो सकते हैं डाइकॉट्स में, जैसे कि पी ग्राम में, एक भी हो सकता है जैसे कि मोनोकॉट्स में, मेज में, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो जरा एक चीज और दिखाता हूं, ये भी आपका सीड का स्ट्रक्चर है ना, चना है शायद या कोई दाल है, ये आपने देखा होगा दालों में, चने में ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। तो बेटा ये जो ब्राउन पूरा पार्ट है ना, जो बाहर से नजर आ रहा है, ये सीड कोट है, ठीक है। जो बाहर से नजर आता है बेटा आउटर, तो जो आउटर नजर आता है वो क्या है, टेस्टा बोलते हैं उसको, और अगर इनर होता है यहां पर, अगर आपको नजर आता तो मैं बोलता इनर टेगमेन है, ठीक है, वो टेगमेन होता, ठीक। अच्छा इसके बाद आपको यहां पे एक सफेद स्कार नजर आ रहा है, ये जो सफेद स्कार नजर आ रहा है गाइस, ये है हाइलम, क्या है, हाइलम, याद आ रहा है हाइलम। अगर ये ओव्यूल है ना, तो ये रहे इनके इंटीग्यूमेंट्स, और जहां पे ये कनेक्टेड हैं ये स्ट्रक्चर क्या है गाइस, हाइलम का स्ट्रक्चर है। और देखो इसके हाइलम, ये हाइलम है और हाइलम के बिल्कुल पास में ये जहां जो देख रहे हो आप, ये है माइक्रोपाइल जो आपको यहां नजर आ रही है, ठीक है ना, ये है माइक्रोपाइल। तो हाइलम चारों तरफ, उसके पास में माइक्रोपाइल। तो बेटा माइक्रोपाइल एक ऐसा छोटा सा पोर है बेटा, जिसमें से वाटर एंटर करता है जब हम इन सीड्स को भिगाते हैं। याद करो मम्मी जब स्प्राउट्स बनाती हैं तो क्या होता है, मम्मी जब स्प्राउट्स बनाती हैं तो सीड्स को, दाल को, चनों को पानी में भिगा देती हैं। अब आपको पता होगा कि जो ऊपर का टेस्टा है बेटा ये बहुत हार्ड है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो पानी कहां से जाता है अंदर, वहां जाता है जहां पर इंटीग्यूमेंट नहीं है,
है ना बेटा। ये सब क्या है, ये इंटीग्यूमेंट्स हैं, ये सब क्या है, ये इंटीग्यूमेंट्स है। तो इंटीग्यूमेंट से वाटर एंटर नहीं करेगा, वहां से करेगा जहां ओपनिंग है, ठीक है। और उसी ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल, वो ये रही यहां पर, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। अब जरा पढ़ के देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी बोल रही है माइक्रोपाइल फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, अलाउ, अलाउ द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, कब, फॉर सीड जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन, राइट। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर को एंट्री करने में मदद करता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि जो सीड्स होती हैं ये कई कई महीने तक खराब नहीं होती। आप चने, दाल, चावल लाते हो तो क्या खराब हो जाती है, क्या उसमें से प्लांट्स घर में निकलने लगते हैं, नहीं। क्यों पता है, क्योंकि इसके अंदर जो एम्ब्रियो है बेटा, उस एम्ब्रियो में वाटर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर वो बहुत कम हो जाता है, 10 से 15% डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट, राइट। जब इतना कम हो जाता है, सोचो जरा, जब इतना कम वाटर कंटेंट हो जाएगा तो बिल्कुल सूखा हुआ कंडीशन है, और इस सूखी हुई कंडीशन में क्या केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट कर पाएंगे, और जब केमिकल्स रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा इनका, नहीं, राइट। यहां पे जो सीड्स हैं बेटा ये मेटाबॉलिकली बहुत स्लो होती हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो होती हैं, इसलिए सालों साल सीड खराब नहीं होती। केमिकल कंटेंट, वाटर कंटेंट इनका बहुत कम होता है। और बेटा इसी कंडीशन को, जबकि सीड का एम्ब्रियो सो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं सीड की डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग कहते हैं सीड की डॉर्मेंसी। जब मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन होता है तब होता है सीड की डॉर्मेंसी। और इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है, अगर इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है बेटा तो हमें डालना पड़ेगा वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगी जो कि माइक्रोपाइल के थ्रू जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए एक रियल टाइम एग्जांपल आपके एनसीईआरटी से ही लेके आया हूं। देखो ऊपर जो आप देख रहे हो ये एक डाइकॉट सीड है, नाम बताओ कौन सा है, वेरी गुड। डाइकॉट सीड में जो आप देख रहे हो ये आप देख रहे हो ग्राउंड नट, जिसको हम लोग बोलते हैं एरेकिस हाइपोजिया। क्या बोलते हैं, एरेकिस हाइपोजिया। नाम दिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना चाहिए। अब इसके अंदर ध्यान से देखो आपको क्या नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज आपको ये जो कवर नजर आ रहा है गाइस, ठीक है, ये कवर जो आप छिलका उतार के खाते हो ना, तो वो छिलका क्या है, सीड कोट है। आप ध्यान से देखना यहां पर केवल एक सीड कोट नजर आ रहा है, और ध्यान से देखना, अब की बार मूंगफली लेना तो और ध्यान से देखना, सीड कोट ऊपर से डार्क ब्राउन होगा और अंदर जब देखोगे तो आपको हल्का व्हाइटिश नजर आएगा। एक्चुअली में दोनों लेयर फ्यूज हो गई हैं, इसमें टेस्टा और टेगमेन क्या हुआ है, टेस्टा और टेगमेन फ्यूज हो गया है बेटा, ठीक। इसलिए ये इस तरह से पतला सा नजर आ रहा है ना। आप बोलोगे सर वो जो मोटा वाला छिलका होता है, भैया जो ब्राउन वाला छिलका होता है इसको तोड़ते हैं तो आवाज आती है, कट्ट से, चरस से आवाज आती है, वो फ्रूट है उसका, ठीक है। फ्रूट तोड़ा, उसमें से 2-3 सीड्स निकले, उन सीड्स के ऊपर ब्राउन कलर का छिलका है, ये है वो छिलका, ठीक है। अब अंदर जो निकल रहा है बेटा, जो आप खा रहे हो गरी, वो एक्चुअली कॉटिलिडन्स हैं। देखो एक कॉटिलिडन ये रहा, दूसरा कॉटिलिडन ये रहा, तो 1 और 2 कॉटिलिडन्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। मगर याद करो इन कॉटिलिडन्स के बीच में ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है और इनसे जुड़ा हुआ ये 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं, ऐसे दिख रहा है ना कुछ कुछ। तो बेटा यहां पे जो आप देख रहे हो ये प्लिम्यूल है, ठीक है, और नीचे की तरफ ये क्या है, रेडिकल। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लिम्यूल से रेडिकल तक जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है गाइस, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये नजर आ रहा है आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कि टिजिलम नजर आ रहा है। तो ये पार्ट क्या है, टिजिलम, ठीक है। ये खा रहे हो तो कॉटिलिडन खा रहे हो, और ये खा रहे हो तो एम्ब्रियो खा रहे हो, ठीक। अच्छा ये तो रही डाइकॉट की बात। अब जरा मोनोकॉट देखते हैं बेटा। मोनोकॉट को अगर आप देखोगे तो मोनोकॉट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है भुट्टा,
राइट, जिसको हम मेज बोलते हैं। तो बेटा अगर आप मेज का सीड देखोगे तो देखो बाहर से कुछ ऐसा नजर आता है, याद आ रहा है, पूरे बड़े से टैसल्स के ऊपर वो लगा रहता है। तो बेटा यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये येलो कलर का ये है ना, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये है एंडोस्पर्म, ठीक है, और इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है सीड कवर, है ना। यहां पे लिख सकते हो आप ये वाला पार्ट है सीड कोट का। तो सबसे अंदर एंडोस्पर्म सॉरी एम्ब्रियो ये रहा, ठीक है, फिर एंडोस्पर्म ये रहा और उसके ऊपर सीड कोट रहा, ये पीला वाला, ठीक है। अब जरा देखो इस वाले पे देख लेते हैं, जरा डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। अगर आप डायग्राम के हिसाब से देखोगे बेटा तो देखो सबसे ऊपर की जो कवर है वो ये कवर है, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक मिनट, सर एक मिनट, आपने तो बताया था कि जो भुट्टा है उसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ब्रैक्ट्स है। बिल्कुल बताया था, देखो जरा मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं। मैंने आपको बताया था कि भुट्टे में ये रही एक्सिस, ठीक है, ये रही एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर इस एक्सिस के ऊपर ये पकड़ने वाला हिस्सा ग्रीन वाला याद आ रहा है, जहां से पकड़ते हैं, और इसके बाद आपने जो देखा हुआ है वो सीड्स देखे हुए हैं। यहां पर सीड्स का कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर देता हूं, ठीक है, सीड्स का कलर मैंने रेड कर दिया। यहां पे इस तरह से सीड्स लगे रहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो सीड्स हैं तो फ्रूट क्या पूरा स्ट्रक्चर है? नहीं भाई, पूरा स्ट्रक्चर फ्रूट नहीं है, जरा समझो। यहां पे जो आप ये देख रहे हो ये हैं इनके फाइबर लाइक दिखने वाले स्टाइल और उनके स्टिग्मा, ठीक है ना, ये है इनके स्टाइल और स्टिग्मा। और बेटा इनके ऊपर जो आप ये ग्रीन कलर का देखते हो वो यहां से चढ़ता है ऐसे, है ना, देखो याद करो, यहां से चढ़ता है ऐसे। तो बेटा ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो यहां से चढ़ने वाला ऐसा, ये जो है ना ये पत्ते ये एक्चुअली ब्रैक्ट्स हैं, ठीक है ना। ये जो रेड वाला आप देख रहे हो ये रेड वाला पार्ट ही सीड है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना, यानी कि जो आप खा रहे हो वो सीड है और एक्चुअली फ्रूट भी वही है, ठीक है। फ्रूट की जो वॉल है वो बहुत पतली है, और जो फ्रूट की वॉल बहुत ज्यादा पतली होगी तो फ्रूट वॉल सीड के कोट के साथ फ्यूज हो जाएगी। तो जो पीला वाला पार्ट, ये जो पार्ट है बेटा, ये पीला वाला पार्ट सिर्फ सीड कोट नहीं है, इसके साथ यहां पे फ्रूट वॉल भी प्रेजेंट है, राइट। तो वो फ्रूट है अलॉन्ग विद सीड, तो फ्रूट के अंदर खाना नहीं है, सीड में खाना है, ठीक है। तो गाइज आपको ये बात समझना पड़ेगी। अच्छा ये रहा पूरा का पूरा कोट इसका। अब कोट के बाद जो अंदर मेजर हिस्सा देख रहे हो बेटा वो मेजर हिस्सा है एंडोस्पर्म का। अब ध्यान से देख, बात समझो, यहां हमने एंडोस्पर्म पढ़ा नहीं पढ़ा? क्या हम यहां एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं? हाँ सर। तो एक बात समझो, कॉटिलिडन्स जो है डाइकॉट प्लांट्स में जो कॉटिलिडन्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर होता है एम्ब्रियो के लिए, और मेजरली ये फूड जो है ना वो प्रोटीन्स हो सकता है, मेजरली प्रोटीन होता है, कभी कभी ऑयल्स भी होते हैं। मगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो हाँ इसमें भी फूड है, मगर ये फूड जो है मोस्टली स्टार्च के फॉर्म में है, ठीक है ना। और याद करो, लोग कहते हैं कि चावल और गेहूं में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, ज्यादा शक्कर होती है। तो जिन लोगों को अपना वेट कम करना है वो गेहूं, चावल या जो सीरियल्स हैं, है ना, अनाज है, वो अनाज ना खाओ ज्यादा, राइट। रीजन क्या है? वो यही रीजन है कि यहां पर स्टार्च के फॉर्म में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो बेटा अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो डाइकॉट सीड्स होते हैं ये विदाउट एंडोस्पर्म होते हैं मोस्टली, और यहां पे जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो विद एंडोस्पर्म वाले सीड होते हैं। तो आप कहोगे सर ठीक है एंडोस्पर्म ये रहा, अब इसके ऊपर ये जो लाइन लग रही है सर, ये जो कवरिंग दिख रही है मुझे, है ना, ये वाली कवरिंग जो सर दिख रही है, ये कवरिंग क्या है? तो भाई मैं आपसे कहूंगा ये जो कवरिंग है ये है एल्यूरोन लेयर। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्यूरोन लेयर, ठीक है। और याद रखना एल्यूरोन लेयर के अंदर थोड़ा बहुत प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था प्लास्टिड्स, ठीक है ना। दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट यानी सफेद प्लास्टिड जिनमें कोई पिगमेंट नहीं है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल हो सकता है तो क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च वाला, एलियोप्लास्ट ऑयल वाला, और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन वाला, है ना। यहीं से आया ये वर्ड कि एल्यूरोन लेयर के अंदर प्रोटीन होता है, इसको हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। किसको कवर कर रहा है? एंडोस्पर्म को। तो अगर आप गेहूं खाओगे तो ऐसा नहीं है कि केवल उसमें स्टार्च ही स्टार्च है, नहीं, थोड़ा बहुत प्रोटीन है, काम चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीजें किसके लिए हैं भाई? ये सब चीजें हैं एम्ब्रियो के लिए। कहां दिख रहा है एम्ब्रियो? बेटा ये दिख रहा है एम्ब्रियो, है ना। आप देखोगे यहाँ पे कॉलियोप्टाइल है, जैसा मैंने आपको बताया था, फोलियर कवरिंग है, मतलब लीफ जैसी दिखने वाली कवरिंग है ना, शूट कवर की, शूट अपेक्स की, और यहाँ पे जो है वो कोलियोराइजा है, प्लिम्यूल है ना, रेडिकल है और कोलियोराइजा है इसके ऊपर, राइट। तो ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस नजर आ रही है। ठीक है, तो अब ये बात गाइज आपको ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, शील्ड की तरह जो नजर आ रहा है ऐसे करके, ये वाला पार्ट है बेटा स्क्यूटेलम, जिसको हम बोलते हैं इकलौता कॉटिलिडन। ठीक है। अब गाइज एक इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी ने केवल एक लाइन में कह दी है, क्योंकि सब कुछ मॉर्फोलॉजी में बता चुके हैं ये, तो मैं भी बहुत शॉर्ट में कहूंगा, रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपको कुछ छूट ना जाए। ठीक है, तो बेटा याद रखो, 2 तरह की सीड्स हैं, एंडोस्पर्म जिनके अंदर प्रेजेंट है एंडोस्पर्मिक सीड, और जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बेटा एंडोस्पर्म बनता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले, तो जितना भी एम्ब्रियो को खाना चाहिए होता है वो सब एंडोस्पर्म में ही होता है, चाहे डाइकॉट, चाहे एंडोस्पर्मिक सीड हो, चाहे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो। मगर जब सीड मैच्योर हो जाती है तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, खा लिया जाता है एम्ब्रियो द्वारा। ठीक है, अगर ऐसा है बेटा तो एंडोस्पर्मिक सीड को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्बुमिनस सीड। और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड, है ना। एल्बुमिन का मतलब होता है प्रोटीन, इसीलिए बोला हुआ है एल्बुमिन यानी प्रोटीन। तो कॉटिलिडन्स में क्या है? प्रोटीन है बेटा। तो यहां पे याद रखो कि एंडोस्पर्मिक जो सीड्स होती हैं, राइट, तो एंडोस्पर्मिक सीड्स के अंदर यानी कि जहां एल्बुमिन है, खाना है, वहां पर क्या होगा? कॉटिलिडन्स सही से डेवलप नहीं होंगे। तो बेटा याद रखो, यहां पे कॉटिलिडन्स में ज्यादा खाना नहीं होगा। याद करो, कॉटिलिडन्स में खाना नहीं है, और अगर कॉटिलिडन्स में खाना नहीं है तो कॉटिलिडन्स बहुत पतले होंगे, कमजोर होंगे, जैसे कि स्क्यूटेलम, है ना। तो याद रखना स्क्यूटेलम जो है इस कंडीशन में क्या हो रहा है? यहां पर इकलौता कॉटिलिडन है। ठीक है, और बेटा आपको यह भी याद रखना है कि स्क्यूटेलम हमने कहां पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था मोनोकॉट में। तो जितने भी एंडोस्पर्मिक सीड हैं मोस्टली वो मोनोकॉट के अंदर पाए जाते हैं, मोस्टली, राइट। मगर इसका एक और एग्जांपल कैस्टर वगैरह है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद दूसरा है बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसके अंदर एंडोस्पर्म डेवलप नहीं है, राइट। तो फूड जब इसमें नहीं है ना, जब यहाँ पे फूड एंडोस्पर्म में नहीं है तो फूड कहाँ है? फूड है इस कंडीशन में कॉटिलिडन्स में। अगर ऐसा है तो इनके कॉटिलिडन्स बड़े बड़े होंगे, जैसे कि मूंगफली के अंदर हो रहा है। और अगर ऐसा है तो ज्यादातर जो डाइकॉट हैं, तो डाइकॉट्स के अंदर आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, वीडियो को रोको, स्क्रीनशॉट लो, बेहतर है कि लिख लो, और साथ में ये वाला डायग्राम भी बनाओ। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी बनाओ तो आपको याद रहेगा कि कौन सा क्या है। ठीक, नाउ गाइस, अब हम बात कर रहे हैं बहुत छोटी सी लाइन की। एनसीईआरटी ने केवल एक शब्द लिख दिया है कि कभी कभी ओव्यूल का जो न्यूसेलस होता है, याद करो ये रहा ओव्यूल, ठीक है ना, ओव्यूल में ये रहे इंटीगुमेंट्स, ठीक है ना, और इंटीगुमेंट्स एक नहीं 2 बनाता हूं भाई। ठीक, इसके बाद ये वाला पार्ट रहा हमारे पास ओव्यूल। अब बेटा जो ओव्यूल एम्ब्रियो सैक, अब जो एम्ब्रियो सैक के आसपास जो इलाका आप देख रहे हो ना बच्चों,
है ना, ये एम्ब्रियो सेक के आसपास ये जो आप इलाका देख रहे हो, यहां बहुत सारे सेल्स हैं। क्या नाम है इन सेल्स का भाई, बताओ मुझे। वेरी गुड, उन सेल्स का नाम है न्यूसेलस। क्या नाम है बेटा, इनका नाम है न्यूसेलस, राइट। न्यूसेलर सेल्स बोल दो या न्यूसेलस बोल दो। अब हमने पढ़ा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूसेलस अपना सारा खाना एम्ब्रियो सैक को दे देता है और खुद मर जाता है। मगर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि काली मिर्च, ब्लैक पेपर और बीट, है ना, बीट मतलब हो गया चुकंदर। इनके अंदर होता यह है बेटा कि इनके अंदर न्यूसेलस मरता नहीं है, वो अभी भी अपने अंदर फूड स्टोर करके रखता है। तो अगर ये जिंदा है हम बोलेंगे परसिस्टेंट है, और अगर ये परसिस्टेंट है बेटा तो ये परसिस्टेंट एंडोस्पर्म को ही हम लोग पेरिस्पर्म बोल देते हैं, राइट। तो काली मिर्च अगर आप देखो तो काली मिर्च के बाहर पूरा फ्रूट है ना। एक बात और बता दूं बेटा, काली मिर्च अगर आप देखोगे तो काली मिर्च एक तरीके की बेरी फ्रूट होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप खाते हो स्ट्रॉबेरी, वैसे ही बेरी फ्रूट है ना। बेरी फ्रूट का मतलब यह हुआ कि फ्रूट का हर पार्ट हम खा सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसके अंदर भी हम पूरा पार्ट खा सकते हैं। और फ्रूट ये ब्लैक वाला है, बीच में सीड है, और सीड के बीच में भी डार्क वाला हिस्सा देख रहे हो ना, है ना। ये डार्क वाला जो हिस्सा देख रहे हो सीड के बीच में आप लोग, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा ये है पेरिस्पर्म। तो बेटा देखो ये रहा एम्ब्रियो, उसके बाहर है फ्रूट और बीच में ये रहा पेरिस्पर्म, ठीक है। तो इस चीज को याद रखो, एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। नाउ गाइस अब हम जा रहे हैं अपने सेक्शन के लास्ट पोर्शन पर, जो कि है फ्रूट के बारे में। तो देखो भाई फ्रूट क्या है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड की कवरिंग होती है, उसको हम फ्रूट बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि देखो फ्लावर है तो फ्लावर का बाकी सब चीजें हटा दो तो क्या बचा, ओवरी बची। और आप अच्छे से जानते हो कि यही ओवरी जब फर्टिलाइज हो जाती है तो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, करेक्ट। तो ये बन गया बेटा फ्रूट। अब फ्रूट में क्या क्या चीजें हैं बेटा, फ्रूट में अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका फ्रूट, राइट, और ये रहा फ्रूट के बाद सीड, ठीक है ना। ये रहा फ्रूट के बाद सीड। तो बेटा ये दो चीजें फ्रूट के अंदर होती हैं, याद रखना है कि ओव्यूल मैच्योर होता है तो सीड बनती है, ओवरी मैच्योर होती है तो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों को जब फॉर्मेशन होता है, दोनों का जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो साइमल्टेनियस होता है, एक साथ होता है। जैसे जैसे ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, वैसे वैसे ही ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, ठीक। अब चलो जरा बढ़िया वाले फ्रूट को मैं दिखाता हूं। सबसे बढ़िया फ्रूट जो आपको पसंद भी है वो क्या है, आम, है ना। आम बढ़िया सा सीजन भी चल रहा है आम का। तो गाइज आम की अगर हम बात करेंगे तो आम हम जानते हैं फ्रूट है, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात समझना, जो आप ये आम खाते हो येलो कलर का जो इस पे छिलका रहता है ना, जिसको आप लोग बोलते हो पील, ठीक। उसके बाद पील के बाद जो अंदर की तरफ देखते हो आप यहां पे ये रहता है पल्प, ठीक है ना। और पल्प के अंदर जो आप देखते हो ये कर्रा वाला पार्ट, ये आप बोलते हो कि सर ये सीड है ना, ऐसे ही बोलते हो ना। मगर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, कुछ चीजें यहां पर थोड़ी डिफरेंट है ना, जो आप समझते थे वैसा नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स जो ये आप छिलका देख रहे हो बेटा ये कहलाता है इपीकार्प, इपीकार्प कहलाता है। कार्प का मतलब क्या होता है, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। और इपी मतलब होता है अप। तो फ्रूट का ऊपर वाला हिस्सा क्या बोलेंगे, इसको हम इपीकार्प बोलेंगे। इसके बाद हमने छिलका उतारा, बढ़िया सा पल्प आया, वाह 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 वाह, मजा आ गया, है ना। ये खाया हमने, जो हम पल्प खा रहे हैं बेटा ये कहलाता है मीजोकार्प, है ना। तो मीजो का मतलब होता है मिडिल और कार्प का मतलब आप जानते हो फ्रूट। तो फ्रूट का बीच वाला पार्ट हमने खाया। इसके बाद जो अंदर आप सोचते हो कि ये वाला पार्ट सीड है, तो ऐसा नहीं है। ये जो फाइब्रस पार्ट आप देख रहे हो एक्चुअली ये भी फ्रूट है, ठीक है। ये भी फ्रूट का ये पार्ट है, इसको बोलते हैं अंदर वाला फ्रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडो कार्प। तो कार्प तो हो गया फ्रूट, एंडो का मतलब हो गया इनर। तो
इनर पार्ट हो गया एंडोकार्प। जो गुठली आप सोचते हो कि गुठली हमने चूस के फेंक दी, वो एक्चुअली एंडोकार्प है, फाइब्रस नेचर का है। और आपने देखा होगा बहुत ही हार्ड होता है ये, है ना। पता है हार्ड क्यों है? ये हार्ड इसलिए है क्योंकि ये किसी की प्रोटेक्शन कर रहा है। पता है किसकी? ये प्रोटेक्शन कर रहा है सीड की, राइट। तो देखो ये है, ये वाला पार्ट है एंडोकार्प का, ठीक है, ये है एंडोकार्प का। और एंडोकार्प के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये पार्ट है सीड का, ये रही सीड, ठीक है ना। तो उस गुठली के अंदर एक्चुअली असली में गुठली होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सीड, ठीक है। अब एक बात समझना, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों को मिला दोगे तो बेटा तीनों को मिला के बनता है पेरिकार्प। क्या बनता है? पेरिकार्प बनता है। तो बच्चे एक बात समझो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो हमारा फ्लावर की ये जो पार्ट है जिसको हम ओवरी बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस ओवरी से बनता है फ्रूट। तो एक बात ध्यान से समझो, ओवरी क्या है पहले ये बताओ। ओवरी है सर एक स्पेस है, एक स्पेस है, खाली जगह है जहां जो कि घिरी हुई है वॉल से। हम बोलते हैं कि इसका नाम है ओवरी वॉल। मेरे कमरे की दीवारें, मेरा कमरा क्या है? दीवारों से घिरा हुआ एरिया, तो मेरे कमरे की दीवारें हैं ओवरी वॉल। और बेटा इसी ओवरी वॉल से फर्टिलाइज होने के बाद बनता है फ्रूट वॉल, राइट। इसी से बनता है फ्रूट वॉल, है ना। और बेटा उसी फ्रूट वॉल को तो बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है, इसी को बोलते हैं पेरिकार्प। तो एक्चुअली जो आप खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, वो ओवरी की वॉल खा रहे हो, उसमें इतना सारा खाना फूड जमा हो गया है कि वो बहुत थिक हो गया है। फ्लावर का ओवरी इतनी सी मगर फ्रूट इतना बड़ा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फूड जमा है, खाना जमा है, ठीक है। क्या नाम है उसका? पेरिकार्प, ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा हम बात को और आगे की तरफ ले जाते हैं। फ्रूट्स के टाइप मैं आपको बता देता हूं कि कितने टाइप के फ्रूट्स आपने देखे हैं और कितने टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है मगर बेसिक चीजें पता होना चाहिए, और इसीलिए मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में किया है ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। तो देखो अगर हम फ्रूट्स के टाइप देखें बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो हमने बेसिकली दो टाइप के फ्रूट्स पढ़े हुए हैं। ना रुक जाओ, पहला टाइप का फ्रूट हमने पढ़ा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बेटा ऐसा फ्रूट जो कि फर्टिलाइजेशन होने, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये रही ओवरी, स्टिग्मा ये रहा आपका स्टाइल, और ये रही ओवरी, ठीक है। अब हुआ ये कि अंदर जो है ये ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में एग है ना, जो फर्टिलाइजेशन का इंतजार कर रहा है। इसके बाद पॉलिनेशन हुआ, यहां पे पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन ने यहां पर पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करी, मगर किसी भी वजह से ये पॉलन ट्यूब इस ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाई, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो पॉलिनेशन इंड्यूस हो चुका था, है ना, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। तो इस ओवरी को भी लग रहा था कि हाँ भैया पॉलन ग्रेन आ रहा है, तैयारी शुरू कर दो, अब मुझे फ्रूट में कन्वर्ट होना है। मगर क्या फ्रूट में कन्वर्ट हुआ? क्या फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मगर फिर भी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, राइट। ध्यान से मेरी बात समझना, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, राइट, मगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो क्या ये सीड में कन्वर्ट होगी? है ना, फर्टिलाइजेशन के बिना ओव्यूल जो है सीड नहीं बना सकता, तो यहां पर कोई सीड नहीं बन पाएगी, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाएगा। और यही वजह है गाइस, तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं जो इस प्रोसेस से बनते हैं, उनके अंदर सीड नहीं होता। हम बोलते हैं कि ये सीडलेस फ्रूट्स हैं। क्या बोलेंगे? सीडलेस फ्रूट्स हम यहां पे बोलेंगे, ठीक। अब सीडलेस फ्रूट बनाने का कुछ तरीके भी हैं, ठीक, और वो है हार्मोनल मेथड्स। एनसीईआरटी ने केवल लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ सम हार्मोन, मगर मैं खोज के आपके लिए ले आया हूं कौन से हार्मोन, ये है ऑक्सिन और जिबरलिन। क्या मैं सिलेबस के बाहर से लाया हूं? जी नहीं, ये मैं उठा के लाया हूं क्लास 11th के जो चैप्टर था आपका
हार्मोन वाला प्लांट, हार्मोन्स का, वहां पर जिबरलिंस और ऑक्सिन्स में लिखा हुआ है कि ये इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी, है ना। तो हमने बात की है चैप्टर में कि गब्बर जो है वो जबरन फ्रूट बनवाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि गब्बर की फ्रूट की दुकान है, राइट, वो जूस फैक्ट्री बनाना चाहता है, और अगर ऐसा है तो वो जबरन ही, जबरदस्ती से, गब्बर है वो तो जबरदस्ती से फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनवाएगा, सीडलेस फ्रूट बनवाएगा, और ऑक्सिन की इसमें मदद लेगा, है ना। और ऑक्सिन भी हमने बात करी थी कि अन्नू है, बहुत बुरी लड़की है, ठीक। तो गाइज आपको इसके एग्जांपल से याद रखना है, ग्रेप सीडलेस होता है, और आजकल आपने सीडलेस पपाया भी देखा हुआ है, ठीक। हाँ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो भाई फिर फ्रूट्स बनते हैं, ठीक ठीक वाले फ्रूट्स बनते हैं। अब हम देखें तो फ्रूट्स एक्चुअली दो तरीके के हो सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, या तो वो फॉल्स फ्रूट हो सकते हैं या वो ट्रू फ्रूट्स हो सकते हैं। बेटा फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट्स हैं जिसमें ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का मेन पार्ट नहीं बनाती है, जबकि रिसेप्टिकल या थैलेमस बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है? थैलेमस बनाता है। ईडेबल पार्ट, जो पार्ट हम खा रहे हैं वो थैलेमस बनाता है। एग्जांपल देता हूं मैं, समझना जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये रहा ओवरी, समझना, बहुत मजेदार एग्जांपल दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मजेदार मतलब टेस्टी, ठीक। देखो जरा, ये रहा ओवरी, ये रही ओवरी, ठीक है। अब ओवरी कहां होती है मुझे बताओ। आप कहोगे कि सर ओवरी जो होती है वो प्रेजेंट होती है थैलेमस के ऊपर, ठीक है। तो देखो, ये रहा थैलेमस का पेडिकल, ये रहा पेडिकल, और पेडिकल के बाद ये रहा थैलेमस। समझना जरा, ये रहा थैलेमस। आप देख रहे हो, थैलेमस ओवर ग्रो हो गया, बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है, जिसके ग्रो करने के कारण बच्चों, जिसके ग्रो करने के कारण ओवरी नीचे रह गया, है ना। स्टेमन ऊपर आ गया है, कैलेक्स कोरोला भी ऊपर आ गया है, ऐसे, ठीक है ना। कैलेक्स और कोरोला भी ऊपर आ गया है, ऐसे। अगर ऐसा है तो बेटा ये जो ओवरी है ना, ये इंफीरियर ओवरी है। कैसी ओवरी है? इंफीरियर ओवरी है। और इस कंडीशन में ये जो रिसेप्टिकल है इसने पूरी ओवरी को कवर कर दिया, ठीक। अब होगा ये कि फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफ कोर्स ये जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट होगी, मगर मेजर पार्ट ऑफ फ्रूट जो है ना वो ये ओवरी ना होकर ये जो रिसेप्टिकल है बेटा ये बनाएगा। देखना चाहोगे? ऐसे आप देखो एप्पल को, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो जरा, ये जो था ये क्या था? एप्पल का पार्ट था। तो याद करो, एप्पल में ये रहा आपका पेडिकल जो अब स्टॉक में कन्वर्ट हो चुका है, इसके बाद ये जो आप देख रहे हो लाल छिलका, ये लाल छिलका पहले हरा था, इसलिए मैं कहूंगा कि ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है। और उसके बाद आप देखते होगे, आपको ध्यान आ रहा होगा कि यहां पर एक ग्रीन पार्ट रहता है ना, और यहां पे एक लाइन रहती है ऐसी, यहां लाइन रहती है ऐसी, राइट। तो बेटा इसके बाहर जो यहां से यहां तक का जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, यही तो है थैलेमस, या जिसको हम कह सकते हैं रिसेप्टिकल। ये रिसेप्टिकल है बेटा, ठीक है। ये क्या है? रिसेप्टिकल है। और अंदर की तरफ जो आप देख रहे हो ये सीड्स है, ठीक है ना। ये पार्ट क्या है बेटा? ये सीड है। तो आप कहोगे सर फ्रूट कहां है? याद करो, जब अच्छे वाले महंगे वाले मेहमान आते हैं तो आप सीड के साथ एक पोर्शन निकाल के फेंक देते हो जो बिल्कुल ऐसा चांद की शेप में रहता है, वही तो फ्रूट है ना। ये जो अंदर की तरफ देख रहे हो बेटा यही तो फ्रूट है, राइट। जो आप धागा देख रहे हो एपिकार्प है, ये जो पतला सा हिस्सा होता है मीजोकार्प है, और सीड के ऊपर एक क्रिस्पी सी कवरिंग होती है ना, थोड़ी हल्की सी हार्ड रहती है। कई बार सीड के ऊपर आपने देखा होगा, वही होता है इसका एंडोकार्प, ठीक है। तो फ्रूट ये वाला हिस्सा है बेटा, ऊपर वाला हिस्सा तो फॉल्स फ्रूट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो बेटा याद रखो, फॉल्स फ्रूट में
थैलेमस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट बनाने में, जैसे कि एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में और काजू में होता है। ठीक, इसके बाद गाइस बात आती है हमारे पास ट्रू फ्रूट्स के बारे में। ट्रू फ्रूट्स वो है एक्चुअली में जिनकी ओवरी ही फर्टिलाइज होने के बाद हम खाते हैं, राइट। यहां पे हम खा रहे थे थैलेमस, है ना, मेहमानों को निकाल के दे रहे थे, मगर यहां पे ट्रू फ्रूट के अंदर क्या होता है गाइस कि यहां पर ओवरी ही फर्टिलाइज होती है। तो अगर आप आम को याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है, छिलका हो गया एपिकार्प, पल्प हो गया मेसोकार्प, अंदर हो गया फाइब्रस हिस्सा एंडोकार्प, पूरा बुला दिया पेरिकार्प। तो ये है ट्रू फ्रूट बेटा, जहां पे राइपेंड ओवरी को ही हम खाते हैं। अब गाइस आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि ट्रू फ्रूट दो टाइप के होते हैं, या तो वो ड्राई हो सकते हैं या तो वो फ्लैशी हो सकते हैं। अगर ड्राई है, पानी नहीं है उनमें, तो हम उनको बोलेंगे ड्राई फ्रूट, और अगर पानी है तो उसको हम बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट में एग्जांपल हो गया आपका मूंगफली, राइट, और काजू वाजू का पार्ट ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, सब ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट कम है, ठीक है। और जहां वाटर कंटेंट ज्यादा है वो हो गया आपका फ्लैशी फ्रूट्स। बेटा इसकी और भी डिटेल है, हो सकती है, मगर वो हमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कंप्लीट दिखा दी है, अभी हमें उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो गाइस, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो फ्रूट और सीड से रिलेटेड हैं, एनसीईआरटी ने ऐसे छितरा के बोल दिया कुछ, तो भी मैंने उनको इकट्ठा किया है, मगर उनको जानना जरूरी है। अगर इतिहास देखें तो इतिहास में यहां से क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं आया, 2013 से तो नहीं आया, ठीक है, बट दिमाग में होना चाहिए, एनसीईआरटी ने लिखा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आसान है। क्या बोला इन्होंने बोला है कि भाई एक फ्रूट के अंदर कई बार कई सारे सीड हो सकते हैं। आम के अंदर एक सीड है, मटर में 4 5 6 7 8 सीड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। भिंडी में बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ लगे, सीड्स एक साथ लगे हुए होते हैं फ्रूट के अंदर, है ना। तरबूज में, वाटरमेलन में काफी सारे होते हैं, मगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीड्स पाए जाते हैं बेटा वो पाए जाते हैं इसके अंदर। क्या है ये? आपने खाया है इस फ्रूट को या बाजार में देखा तो है, एटलीस्ट बहुत महंगा आता है ना। ये है ड्रैगन फ्रूट, है ना। और आपको पता है ड्रैगन फ्रूट कौन से फ्लावर से बना हुआ है? ये बना है सबसे खूबसूरत फ्लावर जो दुल्हन अपने बालों में लगाती है, कौन सा? ऑर्किड, राइट। ऑर्किड्स के बारे में सुना है? तो ऑर्किड का फ्रूट है बेटा ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें फाइकस की, यानी कि हम बात कर रहे हैं फाइकस कैरिका की। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये अंजीर है, फिग है, फाइकस कैरिका, और इसमें भी आपको बहुत सारे सीड्स नजर आ रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास बेटा दो और प्लांट हैं, अलग अलग जगह से नाम इसका ढूंढ के लिख दिया है, ओरोब्रांची और स्ट्राइगेरा, ठीक है। यहां पर भी जो है आपको बहुत सारे सीड्स नजर आएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये वाली है गाइस कि अगर हम बात करें सीड की या फ्रूट की, तो होता क्या है कि फ्रूट के थ्रू सीड का डिस्पर्सन हो गया। इसके बाद जो है सीड कितने दिन तक वायबल रहेगा, कितने दिन तक ठीक रहेगा, तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है। कई बार कई सीड ऐसे होते हैं जो महीना भर ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर वो खराब हो जाते हैं, जर्मिनेट नहीं कर सकते। और कई सीड ऐसे हैं जो महीनों सालों खराब नहीं होते, जैसे कि आपने चना देखा है, गेहूं देखा है, चावल देखा है, 2-2 साल 3-3 साल हम घर पे रखते हैं और वो खराब नहीं होता है, राइट। मगर गाइज एक प्लांट ऐसा भी है जिसको हम बोलते हैं ल्यूपिन प्लांट। इसके सीड्स 10,000 साल पुराने मिले हैं और वो अभी भी जर्मिनेट कर जाते हैं। तो गाइज यहां पे अगर आप देखोगे एक मंथ भी है, कुछ ईयर्स भी है, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि 10,000 साल भी चलने वाला ल्यूपिन हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। और डेट पाम यानी कि डेक्टाइलस, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा भी जो है ना, ये भी 2000 साल इनकी सीड चलती है। जो आप लोग खजूर खाते हो, खजूर की गुठली 2000 साल तक खराब नहीं होती है ये, ठीक है ना। सो गाइज ये था कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। कुछ और चीजें और देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने 2 लाइन में लिख दिया है एडवांटेजेस ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म। तो बेटा एक बात आप ध्यान रखो, किसी भी सीड जो होती है वो फ्रूट के अंदर क्यों है, इस बात को समझो। ये सीड फ्रूट में इसलिए है ताकि कोई भी एनिमल फ्रूट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और फ्रूट को पेड़ से तोड़े और कहीं दूर जाके बैठ के आराम से खाए, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा बंदर, जंगल में बंदर जो है वो फ्रूट्स खाते हैं, लड़ाई करते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं और कहीं दूर ले जाके फ्रूट खाने के बाद सीड फेंक देते हैं।
आपने देखा होगा बर्ड्स में फ्रूट खाया, राइट, डाइजेस्ट हो गया, उनके स्टमक में गया, कहीं दूर होते हुए गई और वहां पे जाके उन्होंने अपनी एक्सक्रीटा शिट गिरा दिया और वहां पे नया पेड़ ग्रो कर गया। पॉइंट इज कि जो फ्रूट है उसके अंदर जो सीड है उसका काम ही होता है कि सीड का डिस्पर्सल हो, जिसके कारण सीड का डिस्पर्सल जो है वो अच्छे से हो पाए, जैसा हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में, नए नए हैबिटेट्स में जा पाए। ठीक है, अब दूसरी बात समझो, जो सीड होती है ये काफी ड्राई होती है, हमने सुना है ना, वाटर कंटेंट 10 से 15% के बीच ही होता है, जिसके कारण एम्ब्रियो डोरमेंट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है। ठीक है, इसका फायदा यह है बेटा कि एम्ब्रियो जिंदा रहता है, कितना ही खराब टाइम हो, गर्मी हो, पानी नहीं है, एम्ब्रियो जिंदा रहेगा। वो तभी जर्मिनेट करेगा जब एनवायरमेंट में पानी होगा, और हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट जो है वो फेवरेबल एनवायरमेंट होगा, ताकि कोई लॉस ना हो, नुकसान नहीं होगा इस पे। ठीक है, तो बेटा एक बात समझो, ये जो जर्मिनेशन ऑफ सीड आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, ये जो आप जर्मिनेशन ऑफ सीड देख रहे हो, राइट, ये जो आप जर्मिनेशन ऑफ सीड देख रहे हो बेटा, इसमें धीरे धीरे सीड जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन, एपी मतलब ऊपर, जीएल मतलब जमीन, है ना, तो जमीन के ऊपर जब सीड डेवलप होने लगती है तो उसको बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। पॉइंट इज कि यहां आप देख रहे हो कि इस स्टेज तक लीफ नहीं आई थी, है ना, बाद में ये फोलियर लीफ आई है। जब तक ये जो ग्रोथ है, जब तक लीफ नहीं आई है, तब तक ग्रोथ कौन करवा रहा है? इस कंडीशन तक ग्रोथ करवाने वाला पार्ट है बेटा ये कॉटिलिडन, है ना, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है खाना। तो जब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो रहा है यहां पर, तब तक जो है एम्ब्रियो को नरिश करने का काम किसका है? सीड का ही ये काम है बेटा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि सीड पे ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है, ये हार्ड कवरिंग इसीलिए होती है ताकि नेक्स्ट जनरेशन को, जिसके अंदर वेरिएशन है सारा का सारा, उसको बचा के रखा जाए बेटा, राइट। इसी की क्वालिटी को हम एग्रीकल्चर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, कि सीड जो है वो सूखी है, वाटर कंटेंट नहीं है, तो हम इसको आराम से एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। जब जमीन पर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, तो यही हमारा बेसिस है एग्रीकल्चर का। ठीक, तो गाइज ये सारी की सारी चीजें हमने देखी और ये पोर्शन भी यहीं कंप्लीट होता है। ठीक, अब एक लास्ट चीज बची हुई है, वो है एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में, एक बार में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ, देखें कितना आपको याद है। The outermost layer of maize endosperm is known as, क्या बोलते हैं? याद करो, आपने मेज का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा आपने देखा था कि इसके ऊपर इस तरह से एक लेयर थी, जिसको यहां पे जो एरिया था उसको हम बोल रहे थे एंडोस्पर्म, और यहां पर था आपका एम्ब्रियो। ठीक है, याद आ रहा है, यहां पे ऐसे एम्ब्रियो था। तो गाइज ये पूछ रहे हैं कि ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म की लेयर को? बेटा क्या हम उसको एलिरोन लेयर नहीं बोल रहे थे? ठीक है ना, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ए, एलिरोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अभी कह रहा है एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड्स ऑफ। तो भाई साहब एंडोस्पर्म कहां कंज्यूम हो जाता है? मूंगफली में क्या एंडोस्पर्म था? तो ज्यादातर जो डाइकॉट्स होते हैं, मैंने आपको बताया, ज्यादातर डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, और इनमें एक डाइकॉट प्लांट जो मुझे नजर आ रहा है, राइट, वो पी प्लांट नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा सी। तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चंस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। हैव अ नाइस डे।